ना सोनम की आज से नाइट ड्यूटी चालू हो गई थी। वैसे तो सोनम काफी होशियार है, पर उसे पता नहीं क्यों नाइट शिफ्ट पसंद नहीं है। वह अपने घर से अस्पताल के लिए निकलती है और पहुंचकर काउंटर पर अपनी हाजिरी लगाती है। वह बड़बड़ाते हुए रिसेप्शन पर बैठी कुसुम से कहती है, पता नहीं ये डॉक्टर संतोष भी रात में क्या ड्यूटी करते हैं, मुझे तो रात में काम करने से ही चिढ़ है। इस पर कुसुम हंसते हुए कहती है, यार सोनम, तेरा बस चले तो तू तो दिन में भी काम ना करे और यह अस्पताल ही बंद करवा देगी। और यह बोलकर हंसने लगती है। इस पर सोनम कहती है, हाँ अब तुम भी हंस लो, पर तुमने वैसे ठीक कहा। और वह भी हंसने लगती है। इस पर कुसुम कहती है, अब जाओ जल्दी से, वरना डॉक्टर साहब ने देख लिया तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। इस पर सोनम कहती है, हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, चलो बाद में मिलती हूँ। सोनम अपने वार्ड की तरह जा ही रही होती है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह पीछे पलट कर देखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता, तो इसे अपना वहम समझकर वह आगे बढ़ने लगती है। पर वह जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास लगातार होता रहता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वह लगभग दौड़ते हुए अपने वार्ड में पेशेंट को चेक करने जाती है। वह अपने वार्ड में पहुंचती है तो देखती है कि पेशेंट सो रहा है। वह अपने पीछे पलटती है, पर उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। सोनम अपना पसीना पोंछते हुए जैसे ही आगे पलटती है तो देखती है पेशेंट अचानक से उठकर बैठ जाता है और सोनम को अजीब तरीके से घूरने लगता है। उसके चेहरे में सोनम को कोई और चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर सोनम डर से चीखने लगती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। बाहर की तरफ भागते हुए सोनम डॉक्टर संतोष से टकरा जाती है। ये देखकर संतोष लगभग गुस्से से कहते हैं, यह क्या बदतमीजी है सोनम, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? इस पर सोनम डरते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब वार्ड में कोई है। इस पर संतोष खींचते हुए कहते हैं, हाँ तो नॉर्मल सी बात है ना, वार्ड में पेशेंट नहीं तो कौन रहेगा? इस पर सोनम कहती है, वहाँ पर पेशेंट नहीं कोई और है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस पर संतोष आसपास सभी जगह देखते पर कहीं कोई नजर नहीं आता। इस पर संतोष कहते हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। जिस पर सोनम कहती है, नहीं यहाँ पर कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है। इस पर डॉक्टर संतोष कहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा भ्रम है, और अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? काम करना है तो ढंग से करो, वरना घर पर आराम करो। इतना बोलकर वह वहां से निकल जाते हैं और सोनम खड़ी हुई सोचती रह जाती है। तभी उसे अपने पीछे एक साया नजर आता है और वह डरते हुए वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। गुंजन अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे फोन की घंटी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह तुरंत उठ बैठती है। वह घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 1 बजे बज रहे होते हैं। वह सोचते हुए नीचे हॉल में आती है। उसे समझ में नहीं आता इतनी रात गए किसने फोन किया होगा। वह फोन उठाती है और जैसे ही हेलो कहती है तो उसे दूसरी तरफ एक लड़की की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर गुंजन फिर से हेलो हेलो करती है, पर दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज आ रही होती है, पर कोई कुछ कहता नहीं है। गुंजन वह आवाज पहचान लेती है और रोते हुए कहती है, ये तू है ना मेरी बहन? अगर तू है तो मुझसे बात
कर, प्लीज मुझसे बात कर। तू कहाँ है? 6 महीने से हम लोगों ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा नंदनी, आखिर तू हम लोग को छोड़कर क्यों चली गई? 6 महीने के बाद आज तूने फोन किया, अगर कोई बात है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगी। इस पर उधर से एक आवाज आती है, दीदी। इससे पहले कि गुंजन कुछ और कहती, वहां पर उसका पति राजेश आ जाता है और वह गुंजन को गुस्से से घूर रहा होता है। राजेश गुस्से से गुंजन की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है, किससे बात कर रही हो? इस पर गुंजन हकलाते हुए कहती है, मैं नंदनी से बात कर रही हूँ। आज 6 महीने के बाद उसने पहली बार मुझे फोन किया है। नंदनी का नाम सुनते ही राजेश गुंजन के हाथ से फोन छीनकर रिसीवर पर वापस पटक देता है और गुंजन के बाल पकड़कर उससे कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है अपनी उस आवारा और बदचलन बहन का नाम मेरे घर में दोबारा नहीं लेना। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके भाग गई। हर जगह हमें ही अपना सर शर्म से झुकाना पड़ता है। ये सुन के गुंजन रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहिए, मैं जानती हूँ मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वह जरूर किसी मुसीबत में है। आज 6 महीने के बाद तो उसने फोन किया था और आपने उसे भी काट दिया। ये सुनकर राजेश गुस्से में गुंजन को एक थप्पड़ मार देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। वह रोते हुए कहती है, ये आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। इस पर राजेश लगभग चीखते हुए कहता है, हाँ नहीं था मैं ऐसा, तभी तो तेरे जैसी मेरे गले पड़ गई। ना जाने कब मेरा तुझसे पीछा छूटेगा। और इतना बोलकर वापस कमरे में सोने चला जाता है। गुंजन भी रोते हुए उसके पीछे कमरे में जाती है, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके कानों में अपने बहन के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वह घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 2:30 बजे बज रहे होते हैं। उसे समझ में नहीं आता इतनी रात गए कौन आया है। रिया जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने नंदनी खड़ी है और बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है। उसे देखकर रिया कहती है, अरे नंदनी तुम कहाँ थी 6 महीने से? तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेकर कितना परेशान थे। उन्होंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और दीदी का तो बुरा हाल है तुमको लेकर। इस पर नंदनी कहती है, मुझे पता है, मैं अपनी दीदी के लिए ही इधर उधर भटक रही हूँ। इस पर रिया कहती है, अरे तुम अंदर आओ ना, और उसे अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी रिया का ध्यान नंदनी के कपड़ों पर जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, पर नंदनी के कपड़े एकदम सूखे होते हैं। ये देखकर रिया उससे कहती है, अरे नंदनी बाहर तो इतनी बारिश हो रही है और तुम बिल्कुल भी भीगी नहीं हो। इस पर नंदनी उससे कहती है, वो मुझे एक कार वाले ने मदद दे दी थी, इसीलिए मैं भीगी नहीं, वही मुझे यहाँ छोड़कर गया है। इस पर रिया उससे कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है। तभी नंदनी कहती है, रिया मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तो रिया उससे कहती है, हाँ क्यों नहीं, जरूर चलो, मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा के कमरे में लेकर चलती हूँ। वैसे भी वह लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं तो उनका कमरा खाली है, तुम चाहो तो वहाँ जाकर रुक सकती हो। और नंदनी को उस कमरे में छोड़कर वापस अपने कमरे में आ जाती है। रिया अपने कमरे में आकर सबसे पहले गुंजन को फोन करती है। गुंजन फोन की घंटी सुनकर तुरंत दौड़कर हॉल में आती है और फोन रिसीव करती है, इस उम्मीद में कि शायद
नंदनी ने दोबारा फोन किया होगा, पर उस तरफ नंदनी नहीं होकर रिया होती है और उससे कहती है, दीदी नंदनी यहाँ मेरे घर पर है। ये सुनकर गुंजन उससे कहती है, रिया तुम कुछ भी करके उसे कल सुबह तक अपने घर पर रोके रहना। कल मैं तुम्हारे जीजा जी से कुछ बहाना बनाकर तुम्हारे घर आती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर पर नंदनी से मिलने आई हूँ तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। उन्हें तो नंदनी के नाम से भी नफरत हो गई है। इस पर रिया कहती है, जी ठीक है दीदी, और इतना बोलकर फोन रख देती है। अगले दिन सुबह ही गुंजन मंदिर का बहाना बनाकर जल्दी से रिया के घर पहुंच जाती है और रिया से कहती है, रिया नंदनी कहाँ है? तो रिया कहती है, दीदी वो मेरे मम्मी पापा के कमरे में आराम कर रही है। वो कल बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने उसे सोने के लिए वह कमरा दे दिया है। वह अभी भी शायद उस कमरे में सो रही होगी। तो गुंजन कहती है, ठीक है रिया, मुझे जल्दी से नंदनी के पास लेकर चलो। इस पर रिया कहती है, जी ठीक है दीदी चलिए। जब वह और रिया उस कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं नंदनी वहां नहीं होती। ये देखकर गुंजन रिया से कहती है, रिया नंदनी कहाँ है? इस पर रिया कहती है, दीदी मैंने तो उसे यही कमरे में छोड़ा था, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने तो उसे बाहर जाते हुए भी नहीं देखा, और अगर वह कहीं गई भी होती तो घर तो खुला ही होना चाहिए था। पर जब आप आए तो घर अंदर से बंद था। मैंने ही आपके लिए दरवाजा खोला। इस पर रिया और गुंजन वहीं खड़े होकर नंदनी के बारे में सोचते रह जाते हैं। राजेश आईने के सामने खड़े होकर शेविंग कर रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि गुंजन मंदिर से वापस आ गई है, तो वह बिना पीछे देखे कहता है, आ गई महारानी। पर गुंजन कोई जवाब नहीं देती। इस पर राजेश चिढ़ते हुए कहता है, अब क्या मुंह में दही जमा लिया है? कुछ बोलेगी भी और शेविंग करने लगता है। अचानक उसका शेविंग करता हुआ हाथ हवा में ही रुक जाता है। वह छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर छुड़ा नहीं पाता है, और तभी उसके शेविंग ब्लेड से उसके गालों पर गहरा कट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके हाथों को जबरदस्ती पकड़कर उसके चेहरे पर यह घाव दिया हो। उससे बहुत खून बह रहा होता है। ये सब देखकर राजेश गुस्से से पागल हो जाता है और पीछे पलटता है तो देखता है गुंजन हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी है। राजेश को अपने तरफ मुड़ते देखकर उसके हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है और वह थर-थर कांपने लगती है। राजेश गुस्से में गुंजन के पास जाता है और उसके हाथ से पूजा की थाली लेकर नीचे फेंक देता है और उसके गाल पर एक तमाचा मारकर उसे नीचे गिरा देता है और गुस्से से कहता है, बोल कहाँ गई थी? इस पर गुंजन डरते हुए कहती है, मैं रिया के घर गई थी। इस पर राजेश कहता है, अच्छा तो तू रिया के घर पर मंदिर की पूजा करती है? इस पर गुंजन रोते हुए कहती है, मैं वह रिया के घर पर नंदनी से मिलने गई थी। मुझे डर था कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। ये सुनकर राजेश और बौखला जाता है और कहता है, देख गुंजन, मैंने तुझे पहले भी कितनी बार समझाया है कि अपनी बहन का नाम मेरे सामने मत लिया कर। वह जिंदा है, मर गई है, किसके घर गई है, किसके घर नहीं गई है, तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर इसके बाद भी तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा।
साली जब से मेरी जिंदगी में आए हैं मेरी जिंदगी नरक बना के रख दी है। आज तो हद ही हो गई, तूने मुझे जान से मारने की कोशिश की। इस पर गुंजन रोते हुए कहती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अभी मंदिर से आई हूँ। इस पर राजेश कहता है, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जिस पर गुंजन रोते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाती है। गुंजन डरते हुए राजेश से कहती है, आपके घाव से बहुत खून निकल रहा है, मैं दवाई लगा देती हूँ। इस पर राजेश उसे धक्का दे देता है और कहता है, जा जल्दी से लेकर आ, और खुद कुर्सी पर बैठकर अपने घाव को सहलाने लगता है। तभी गुंजन दवा लेकर आ जाती है। वो डरते हुए राजेश के गाल पर दवा लगाती है। वो जलन से चीख उठता है और फिर से गुंजन को धक्का दे देता है और कहता है, तूने तो कसम खा ली है मुझे जान से मारने की। और यह कह के जैसे ही गुंजन की तरफ बढ़ता है, धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़कर उसे जानबूझकर गिरा दिया। ये सब देखकर वह और गुस्से से पागल हो जाता है और गुस्से में गुंजन के बाल पकड़कर उससे कहता है, ये सब तू ही कर रही है ना? इस पर गुंजन रोते हुए कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो आपके सामने यहीं पर गिरी पड़ी थी, भला मैं आपको कैसे गिरा सकती हूँ? उसकी यह बात सुनकर राजेश कुछ सोचने लगता है और उससे बोलता है, जा दफा हो जा मेरी नजरों से। जिससे गुंजन रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। तभी राजेश को अपने पीछे खिड़की पर किसी का साया नजर आता है। वो दौड़कर जाकर देखता है, पर तब तक वह साया वहां से गायब हो चुका होता है। गुंजन के पापा उमेश जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी पत्नी निधि उनके लिए चाय लेकर आती है और वह चाय बनाकर उन्हें पकाती है। तभी उमेश जी को नंदिनी के कमरे से किसी लड़की के सिसकने की आवाज आती है। ये सुनकर वह अपना चाय का प्याला नीचे रखकर इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखकर उनकी पत्नी निधि उनसे पूछती है, क्या हुआ जी? इस पर उमेश जी कहती है, तुमने वह आवाज सुनी? निधि कहती है, कौन सी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। पर उमेश जी को वह आवाज लगातार आ रही होती है। वह अखबार नीचे रखकर उठकर नंदनी की कमरे की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचकर देखते कि नंदनी अपने बेड पर बैठकर अपने सर को झुकाकर रो रही है। उससे ऐसे देखकर उसके पापा कहते हैं, बेशर्म आ गई तू, अभी भी तुझे चैन नहीं मिला? हमारी नाक कटाकर, हमारी गर्दन को सबके सामने झुकाकर, हमें इतना बेइज्जत कर तुझे चैन नहीं मिला जो तू यहाँ वापस आ गई। अगर तुझ में जरा सी भी शर्म बाकी है तो अपनी माँ के आने से पहले यहाँ से चली जा। उनकी आवाज सुनकर निधि वहीं से कहती है, क्या हुआ जी? आप किससे बातें कर रहे हैं? इस पर उमेश जी नंदनी से कहते हैं, सुना तूने हमारे बात करने की आवाज हाल तक जा रही है, इससे पहले कि निधि यहाँ आए। तुम यहाँ से चली जाओ। और वह हाल में चले जाते हैं। वहाँ हॉल में निधि उठकर उसी तरफ आ रही होती है। उमेश जी को अपनी तरफ आते देखकर वह उनसे कहती है, नंदनी आए हैं ना? तुम उसी से बातें कर रहे थे ना? इस पर उमेश जी कहते हैं, हाँ मैं उसी से बात कर रहा था, पर तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर निधि उनकी बात नहीं मानती और उस कमरे की तरफ चली जाती है। पर जब वह वहां पहुंचती है तो नंदनी वहां से गायब हो चुकी होती है। ये देखकर उमेश जी कहते हैं, अच्छा हुआ खुद ही चली गई, वरना मैं उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता। वह इतना बोलकर वापस चले जाते हैं और निधि वही खड़ी होकर अपनी बेटी नंदनी के बारे में सोचकर रोने लगती है।
सोनम अपने कमरे में बैठकर रात में अस्पताल में हुए वाकये के बारे में सोच रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि कल रात जो हुआ वो उसका वहम था या फिर हकीकत। वह ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके घर की बेल बजती है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उठकर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। वह दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने राजेश खड़ा होता है। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। दरअसल सोनम और राजेश का पिछले 4 महीने से अवैध संबंध चल रहा होता है। इसी की वजह से राजेश गुंजन पर इतने अत्याचार कर रहा था ताकि वह उसे छोड़कर चली जाए और वह सोनम के साथ शादी करके घर बसा सके। तभी सोनम की नजर राजेश के चेहरे पर जाती है जहां उसके गालों पर वह चोट का निशान होता है जो उसे सुबह शेविंग करते समय लगा था। वह राजेश से पूछती है, यह क्या हुआ डार्लिंग, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? इस पर राजेश कहता है, क्या बताऊं यार, जब से वह मनहूस मेरी जिंदगी में आई है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। खैर छोड़ो, अंदर तो बुलाओ मुझे। इस पर सोनम कहती है, हाँ आओ ना अंदर, और दरवाजे के सामने से हट जाती है। राजेश जाकर सामने सोफे पर बैठ जाता है। सोनम अपने कमरे में जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और राजेश के बगल में बैठते हुए कहती है, कभी कभी छोटा घाव भी नासूर बन जाता है, ऐसे किसी भी घाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो राजेश कहता है, तो और क्या करूं मैं, वो मनहूस मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो सोनम कहती है, तो तुम उससे साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेते? तो राजेश कहता है, यही तो नहीं कर सकता ना मैं, मेरे भी कुछ दायरे हैं। इस पर सोनम कहती है, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते और मेरे साथ बस टाइम पास कर रहे हो? इस पर राजेश कहता है, नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो। अरे मैंने उस पर कितने अत्याचार नहीं किए, पर वो है कि सती सावित्री की तरह मेरे गले में फंस कर रह गई है, जिसे मैं चाह कर भी निकाल कर फेंक नहीं पा रहा हूँ। तो सोनम कहती है, तो ठीक है ना, अगर उसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसे दूसरे तरीके से समझाएंगे। इस पर राजेश कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर सोनम मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर राजेश भी मुस्कुराने लगता है और दोनों आंखों ही आंखों में उसे अंजाम देने का फैसला कर लेते हैं। फिर सोनम फर्स्ट एड बॉक्स से इंजेक्शन निकाल कर तैयार करती है और राजेश से कहती है, लाओ हाथ आगे करो, मैं दवा दे देती हूँ जिससे कि तुम्हारे घाव में कोई इन्फेक्शन ना हो। जिस पर राजेश भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ सोनम की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही सोनम इंजेक्शन वाला हाथ राजेश के हाथ की तरफ बढ़ाती है, उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। वह बहुत कोशिश करती है पर उसका हाथ हिलता तक नहीं है। इधर राजेश भी आंखें बंद करके बैठा रहता है, पर जब उसे इंजेक्शन लगने का कुछ असर महसूस नहीं होता तो वह सोनम की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुमने इंजेक्शन नहीं लगाया? इस पर सोनम कहती है, पता नहीं राजेश क्या हुआ, मेरा हाथ हवा में ही रुक गया है। इस पर राजेश उसकी बातों का मतलब नहीं समझता और मुस्कुराते हुए कहता है, होता है ये अक्सर प्यार में होता है, तुम घबराओ मत, इंजेक्शन लगाओ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। सोनम लाख कोशिश करती है पर वो इंजेक्शन लगा नहीं पाती। तभी अचानक से उसका हाथ हवा में हिलता है और राजेश के हाथों पर एक जोरदार खरोंच मार देता है। इंजेक्शन राजेश के हाथों में घुसकर उसके हाथ पर एक गहरा घाव दे देता है,
जिससे राजेश चीख कर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये क्या किया तुमने? अगर तुम्हारी जगह गुंजन होती तो मैं अभी तक उसे जान से मार चुका होता। इस पर सोनम हड़बड़ाते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, I'm so sorry darling, I'm really sorry, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इस पर राजेश कहता है, हाँ इतना बड़ा कट तो अपने आप हो गया ना। इस पर सोनम कहती है, पता नहीं राजेश, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मैं जो नहीं करना चाहती अक्सर वही मेरे साथ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझ पर नजर रख रहा है। अभी पता नहीं कैसे मेरा हाथ हवा में ही अटक गया था। मैंने बहुत कोशिश की पर मेरा हाथ हिल ही नहीं रहा था और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर तुम्हारे हाथ पर वह घाव दे दिया। ये सुनकर राजेश भी कहता है, मेरे साथ भी कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर राजेश और सोनम सोफे पर बैठकर इस बात के बारे में सोचने लगते हैं। इधर रिया किचन में अपने लिए दोपहर का खाना बना रही होती है कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है और वह किचन से बाहर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। वह दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने नंदनी खड़ी है, जिसे देखकर सोनम कहती है, नंदनी तू यहाँ, तू सुबह कहाँ चली गई थी? तुझे पता है गुंजन दीदी यहाँ तुझसे मिलने आई थी और तुझे ना पाकर कितनी उदास हो गई थी। इस पर नंदनी कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं अपनी दीदी के लिए ही यहाँ वापस आई हूँ। इस पर रिया उसे वापस कमरे में लेकर जाती है, उसे बेड पर बिठाकर। जैसे ही रिया आगे कुछ पूछने वाली होती है कि तभी वहां गुंजन भागते हुए आ जाती है और नंदनी को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदनी भी अपनी दीदी को सामने देखकर रोने लगती है। दरअसल सुबह जब गुंजन रिया के घर आई थी तब वह रिया से कह कर गई थी, अगली बार जब नंदनी तुम्हारे घर आए हैं तो मुझे सिर्फ मिस कॉल मार देना, मैं दौड़े दौड़े यहीं पर आ जाऊंगी। और जब नंदनी यहाँ आई तो रिया ने उसकी नजर बचाकर गुंजन को मिस कॉल कर दिया था, जिसे देखकर ही गुंजन यहाँ दौड़कर आई थी। गुंजन रोते हुए नंदनी से कहती है, नंदनी मेरी बहन तू कहाँ चली गई थी? हम लोग को छोड़कर, तुझे पता है मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस पर नंदनी रोते हुए कहती है, दीदी क्या आपको भी वही लगता है जो सारे लोग मेरे बारे में सोचते हैं? इस पर गुंजन तुरंत जवाब देती है, नहीं मेरी बहन नहीं, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। मैं नहीं जानती कि लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी बहन कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। और इतना कहकर जैसे ही नंदनी की तरफ बढ़ती है उसे गले लगाने के लिए नंदनी चिल्ला उठती है, नहीं दीदी नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। इस पर गुंजन थोड़ी विचलित हो जाती है और कहती है, क्यों क्या हुआ? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो तू मुझसे इतना नाराज है कि मुझे अपने पास भी आने नहीं दे रही है? इस पर नंदिनी कहती है, नहीं दीदी मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, पर प्लीज आप मुझे हाथ मत लगाना। पर गुंजन उसकी बात नहीं मानती और उसे छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है वह दौड़कर वहां से बाहर चल जाती है। गुंजन उसके पीछे आवाज लगाते हुए जाती है पर वह रुकती नहीं है और वहां से पल भर में ही पता नहीं कहां गायब हो जाती है। गुंजन की आवाज सुनकर रिया भी किचन से बाहर आती है।
तो देखती है गुंजन अकेले ही दरवाजे के पास खड़ी है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो पाती है वहां से बहुत दूर नंदनी दौड़ते हुए जा रही होती है। गुंजन थके हुए कदमों से घर वापस आती है और घर का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर हाल में आती है, उसके सामने अचानक से राजेश की तस्वीर जमीन पर आ गिरती है और चूर चूर हो जाती है। ये देखकर गुंजन दौड़कर उसकी तस्वीर उठाती है। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आती है। वह ऊपर की तरफ देखती है तो वहां नंदनी होती है और वही सीढ़ियों से नीचे उतरकर गुंजन की तरफ आ रही होती है। उसे सामने देखकर गुंजन उससे कहती है, नंदनी तुम यहाँ इस पर। नंदनी कहती है, हाँ दीदी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम्हारे लिए ही दर दर भटक रही हूँ। इस पर गुंजन कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। तो नंदनी कहती है, दीदी तुम बहुत भोली हो, तुम कुछ समझती ही तो नहीं हो। तुम जिसे रात दिन भगवान समझकर पूजती हो वह भगवान नहीं शैतान है। इस पर गुंजन कहती है, नंदनी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, जो कहना है साफ साफ कहो। वहाँ भी तुम बिना कुछ बताए ही चली गई। अगर तुमसे कोई भूल हो गई हो जाने अनजाने में तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगी। इस पर नंदनी रोते हुए कहती है, नहीं दीदी मुझसे कोई भूल नहीं हुई है, भूल तुमसे हो रही है उस शैतान को पहचानने में जिसे तुम अपना पति समझती हो। इस पर गुंजन जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बक रही हो तुम। नंदनी भी उसी आवाज में कहती है, मैं सच कह रही हूँ, उसका किसी और औरत से अवैध संबंध है और वह उसके साथ मिलकर यहाँ तुम्हें मारने आ रहा है। दीदी मैं तुम्हें यहाँ उससे बचाने आई हूँ। इस पर गुंजन गुस्से में नंदनी पर हाथ उठा देती है, पर उसका हाथ नंदनी के शरीर से आर पार निकल जाता है। ये देखकर गुंजन के तो होश ही उड़ जाते हैं। इस पर नंदनी रोते हुए कहती है, तुम उसे क्या मारोगी दीदी, जिसे कोई बहुत पहले ही जान से मार चुका है। क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मेरा हत्यारा है कौन। जिस पर गुंजन किसी तरह बस अपनी गर्दन हिला पाती है। तो नंदनी कहती है, मेरा हत्यारा कोई और नहीं बल्कि आपका पति और मेरा जीजा राजेश है। ये सुनकर गुंजन वही धड़ाम से नीचे गिर जाती है।